Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of BPSC PT क्रैश कोर्स। तो हम लोग आज इस क्रैश कोर्स में आपको जो कि अभी साइंस का लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में आपको फिजिक्स का दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहला टॉपिक था वो आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में था, और उसके बाद जो सेकेंड लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा आपको मेजरमेंट्स और जो मेजरमेंट्स के जो टूल्स हैं उसके बारे में स्टडी किया, और वो क्या क्या आपको मेजर करती है उसके बारे में स्टडी किया। तो ये दो टॉपिक हम लोगों ने आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर लिए। चलिए आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपको मैकेनिक्स है। अगर आप देखें तो ये मैकेनिक्स है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको इंक्लूडेड है वो हम पहले देख लेते हैं। अगर पहला टॉपिक देखें तो मास हो गया, ये टॉपिक्स हम लोग फर्दर इसमें स्टडी करेंगे। मास हो गया, मोशन हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गई। और ये जितने सारे भी जो ये टॉपिक्स है, इस टॉपिक्स में हम लोग उतने डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर डीप में जाएंगे तो वो एक तरह से मतलब मैकेनिक्स जो टॉपिक्स है वो बहुत ज्यादा डीप टॉपिक है, उसमें डीप में नहीं जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके उस टॉपिक्स का जो बेसिक्स नॉलेज है वो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो अगर मैकेनिक्स की बात करें तो सबसे पहले मैकेनिक्स मीन्स होता क्या है। मैकेनिक्स वह एरिया है साइंस का जो आपको डील करता है जो भी कोई जैसे फिजिकल ऑब्जेक्ट है। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या बिहेवियर आपको शो करता है। अगर उस पर किसी तरह का फोर्स लगाया जाए, अगर वो बॉडी आपको डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस बॉडी की, तो क्या तरह का बिहेवियर शो करता है, क्या इफेक्ट होता है उस बॉडी का इन्वायरमेंट पर, उस एरिया को जो स्टडी करता है उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। तो सिंपल वर्ड में आप इतना समझ सकते हैं। जैसे जो डेफिनेशन देखे यहाँ तो मैकेनिक्स में क्या लिखा हो, मैकेनिक्स इज दैट एरिया ऑफ साइंस कंसर्न with the behavior of physical bodies when subjected to the force or displacements and the subsequent effects of the bodies on the environment। तो हम लोगों ने इसे समझ लिया कि कोई भी अगर बॉडी का क्या बिहेवियर होगा, क्या इफेक्ट होगा एनवायरमेंट पर, अगर उस बॉडी पर हम किसी तरह का फोर्स या उस बॉडी का किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसे हम लोग मैकेनिक्स का। तो इतना आप लोग यहाँ ध्यान रखें। अगर वेट पर आए तो वेट किसे कहते हैं, वेट होता है कि अगर कोई भी फोर्स एग्जर्ट किया था बॉडी पर ग्रेविटी के द्वारा, उसे हम लोग वेट कहते हैं। वेट का आगे देखेंगे वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है, और यहाँ से बीपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है कितनी बार कि वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है, और वेट का जो मतलब वो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है। तो अगर वेट को देखें तो क्या होता है, ग्रेविटी के कारण अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो उसे हम लोग वेट कहते हैं। अगर मास देखें तो मास आपको रिप्रेजेंट करता है कोई भी अमाउंट जो मैटर का पार्टिकल में होता है, रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ मैटर इन अ पार्टिकल ऑब्जेक्ट, उसे हम लोग मास कहते हैं। अब मास क्या होता है ये आप लोग ध्यान रखें कि वो कांस्टेंट होता है। वेट क्या होता है, वो वेरी करता है। जैसे वेट क्योंकि वो ग्रेविटी पर डिपेंड होता है तो वो आपको ऑब्वियसली वो वेरी करेगा। अगर आप मून पर वेट अगर आप किसी बॉडी का मेजर कर रहे हैं तो वो अलग होगा, लेकिन अगर आप वो अर्थ पर मेजर कर रहे हैं तो वो वेट अलग हुआ। तो ग्रेविटी का यहाँ डिफरेंस होता है, इसलिए क्योंकि वो ग्रेविटी पर डिपेंड होता है वेट, इसलिए यहाँ पर इसका जो वेरी करता है। लेकिन अगर आप मास की बात करें तो मास क्या होता है कि ये आपको वेरी नहीं करता, ये कांस्टेंट होता है किसी प्लेस पर। अगर आप मून पर कोई बॉडी है तो उसका भी मास सेम होगा, वही होगा जो वो बॉडी अगर अर्थ पर मेजर किया गया है, तो मास आपको दोनों जगह सेम होगा। एट एवरी प्लेस इट इज कांस्टेंट, ये बात आप ध्यान रखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। मास को हम लोग डिनोट करते हैं एम से। तो अगर वेट और मास का जो अगर डिफरेंस देखें, और वेट और मास का जो डिफरेंस देखें तो आप देख सकते हैं कि जो वेट हो गया वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ उस पर डिपेंड करता है। अब मास का क्या देखें तो जो अमाउंट ऑफ मैटर होता है समथिंग कंटेंस, जो कोई भी अगर मास कोई बॉडी है तो उसमें मतलब कितना मैटर कंटेन करता है वो बॉडी, उसी पर मास डिपेंड होता है। जो वजन होता है उसी पर आपको डिपेंड होता है। और वेट की बात करें तो वेट क्या है, ये डिफरेंस आप लोग याद रखेंगे वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। कुछ मतलब दो तीन आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटी दे दिया, दो तीन यूनिट दे दिया, वहां से पूछ दिया जा सकता है कि मतलब ये आपको वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और वेट की बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मास की बात करें तो ये आपको स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ हम लोग समझ सकते हैं वेट आपको क्या करता है, वो वेरीज करता है अकॉर्डिंग टू प्लेसेस, लेकिन आपको जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है। ये हम लोगों ने देखा कि मास कांस्टेंट होता है क्योंकि वो डिपेंड आपको जो ग्रेविटी उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो वेट होता है वो ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, इसलिए वो आपको वेरी करता है प्लेसेस अकॉर्डिंग टू प्लेसेस।
अगर आप यूनिट की बात देखें, यूनिट देखें तो ये आपको जो वेट का यूनिट होता है ये न्यूटन होता है। अगर आप मास का यूनिट देखो तो ये ग्राम हो गया या किलोग्राम हो गया। सिंपल ये एक मतलब डिफरेंस है जो आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप आगे बढ़े तो वेट मास हम लोगों ने यहाँ देख लिया। अगर आगे बढ़े तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि आप अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अगर वो आपको इस तरह से वो ट्रेवल कर रहा है, कोई भी इस तरह से वो ट्रेवल कर रहा है, तो ये पूरा जो ये ट्रैवलिंग किया तो ये क्या हो गया, ये आपको हो गया डिस्टेंस कवर किया। अगर ए से बी तक अगर कोई बॉडी ट्रेवल कर रहा है, जैसे अगर कोई बॉडी आपको यहाँ पर ए से और बी की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो ये जो पूरा जो हो गया ये क्या हो गया, आपको डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये पूरा आपको इतना घूम के ये बॉडी ट्रेवल नहीं कर रहा है, जो कर्व लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है इस पर ये पूरा ट्रेवल नहीं कर रहा है। तो अगर ए से बी ये डायरेक्ट जा रहा है, ये आप ए से बी डायरेक्ट अगर आप कनेक्ट करते हैं इसको, तो इससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं। ये जो ऊपर वाला पॉइंट हो गया इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग डिस्टेंस करते हैं। तो ये जो नीचे वाला हो गया इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स, तो उसको डिस्प्लेसमेंट करते हैं। और जो वो पूरा डिस्टेंस जो कवर करता है उसे हम लोग डिस्टेंस करते हैं। तो यहाँ पर यही डिफरेंस हम लोग याद रखेंगे। अगर आप लोग यहाँ देखें तो डिस्प्लेसमेंट आर यूज इन द सेम सेंस बट इन फिजिक्स, मतलब अगर हम लोग नॉर्मल जो भाषा में यूज करते हैं, जो आपको लेमन टर्म में जो मतलब हम लोग यूज करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को सेम ही मानते हैं। लेकिन जो फिजिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो जैसे लेंथ हो गया, स्पेसिफिक पाथ ट्रेवल बिटवीन टू पॉइंट्स, उसको क्या करते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, जो हम लोग यहाँ पर देख लिया फिगर ड्रॉ करके। डिस्प्लेसमेंट क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस क्या हुआ स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट आपको डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन। यहाँ हम लोग देखा ना, जैसे ए पोजीशन है से बी पोजीशन, अगर कोई बॉडी आपको मूव कर रहा है ए से जो बी पोजीशन है वो आपको फाइनल डिस्टेंस का जो ये पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इस दोनों के जो डिस्टेंस होते हैं उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं। लेकिन जो ये पूरा जो बॉडी कवर करता है लेंथ, आपको जो पूरा मतलब ये जो कर्वीलिनियर जो आप पाथ देख रहे हैं, इसे क्या करते हैं हम लोग डिस्टेंस करते हैं। इतना आप याद रखें, जो डिस्टेंस होता है वो आपको स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपको वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये डायरेक्शन भी आपको शो करता है। स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्या होता है ये आप लोग जानते हैं। स्केलर जो होता है वो आपको डायरेक्शन शो नहीं करता है, लेकिन जो वेक्टर होता है उसमें वो आपको डायरेक्शन पता चलता है, इसलिए हम उसे वेक्टर क्वांटिटी करते हैं। तो ये वेक्टर है आपको, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। अगर यहाँ देख ले आपको, अगर जो यहाँ बोला गया ट्रेवल डिस्टेंस है ओनली मैग्नीट्यूड, जो डिस्टेंस होता है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि डिस्टेंस आपको स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट आपको वेक्टर क्वांटिटी, ये डिफरेंस आप लोग याद रखेंगे। अगर डिस्टेंस की बात करें तो एक और डिफरेंस है, जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी आपको जीरो नहीं होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो जीरो नहीं होता है। लेकिन अगर जो डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट आपको जीरो भी हो सकता है, माइनस निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो क्योंकि अगर जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट आपको इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ जा रहा है, फिर फाइनल से अगर इनिशियल होगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होगा, जीरो हो गया, क्योंकि वो जा रहा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर आ रहा तो वो आपको डिस्टेंस रिटर्न में जो कवर कर रहा है। तो अगर दोनों को कैलकुलेट करो तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वहाँ जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस हो गया तो डिस्टेंस कभी भी आपको जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। और डिस्प्लेसमेंट ऑन ऑब्जेक्ट विल बी जीरो व्हेन द मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स टू द इनिशियल पॉइंट। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि अगर वो इनिशियल पॉइंट पर जैसे ए से बी गया और बी से अगर ए आ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो आपको इनिशियल पॉइंट पर वापिस आ जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपको जीरो हो जाएगा। तो ये आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है। इतना ही हम लोग इस टॉपिक में याद रखें, क्योंकि इतना ही से क्वेश्चन पूछा था, इससे ज्यादा डीप में जाना नहीं। ये बेसिक जो थिंग्स है वो आपको याद रखें। अगर आगे स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस देखें, तो अगर स्पीड देखें तो स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, मतलब जो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कोई बॉडी ट्रेवल करती है उसे हम लोग स्पीड कहते हैं। तो स्पीड का अगर यहाँ पर फॉर्मूला देखें तो ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या होता है स्पीड, ये एक डिफरेंस याद रखेंगे, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि वो डिस्टेंस है तो ये पर मीटर हो गया, नीचे टाइम हो गया तो मीटर पर सेकंड हो गया। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन।
वेलोसिटी अगर डायरेक्शन शो कर रहा है ये मैग्नीट्यूड के साथ, तो इससे क्या कर सकते हैं, इसे वेक्टर क्वांटिटी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपको वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्पीड आपको स्केलर क्वांटिटी हो गया और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो ये हम लोग यहाँ देख लिए। अगर आप आगे बढ़े तो कुछ डिफरेंस और देख लें। अगर डिफरेंस की बात करें तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या हो गया कि ये हम लोग देख लिए कि स्पीड आपको मैग्नीट्यूड को शो करता है, लेकिन आपको जो डायरेक्शन है वो आपको वेलोसिटी शो करता है। वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें हम लोग को नहीं याद रखना। उसके बाद अगर एक्सीलरेशन की बात करें तो जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी का जो चेंज होता है आपको टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम लोग क्या करते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सीलरेशन का जो आपको ये फॉर्मूला दिया गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये आपको चेंज ऑफ वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसे हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन भी आपको वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इनिशियल वेलोसिटी आपको u है और आफ्टर जो टाइम t जो कवर करने के बाद अगर उसका वेलोसिटी v हो जाता है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आता है v माइनस u अपॉन t। क्योंकि ये v हो गया आपको फाइनल वेलोसिटी, u हो गया आपको इनिशियल वेलोसिटी। इसका SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपको क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे। अब आगे चले तो जो बेसिक जो आपको या डिफरेंस था वो हम लोगों ने देख लिया। अगर आगे बढ़े तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो आप लोगों ने अपने क्लास 9th-10th में इसके बारे में पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ के बारे में। तो न्यूटन्स लॉ क्या है, जो न्यूटन्स का जो लॉ है वो आपको मेनली न्यूटन्स का जो 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर जो न्यूटन्स का जो मतलब ये एक तरह से आपको बेसिक्स है, और ये मतलब जो क्लासिकल फिजिक्स है उसका एक फाउंडेशन आपको मतलब फाउंडेशन लेड करता है, मतलब फाउंडेशन बनाता है। मतलब किसी भी मैकेनिक्स का आपको सबसे पहले कोई मैकेनिक्स कोई भी मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपको मूव कर रहा है तो वो मतलब कोई भी फिजिकल जो ऑब्जेक्ट है आपको अर्थ पर प्रेजेंट या मतलब यूनिवर्स में प्रेजेंट, आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वहां लागू होता है। तो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखेंगे कि वो कौन कौन से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। तो ये क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है आपको रिलेशनशिप बिटवीन अ बॉडी एंड द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट एंड द मोशन इन रिस्पॉन्स टू द फोर्स। अगर बॉडी पर किसी तरह का फोर्स लग रहा है, बॉडी उस फोर्स को कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, आइदर डिस्प्लेसमेंट करके या आइदर किसी तरह का मतलब आपको रिस्पॉन्ड करके, रेसिस्ट करके, तो वो हम लोग आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में देखेंगे। तो आपको अगर फर्स्ट देखें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, जो एवरी ऑब्जेक्ट will remain at rest or in uniform motion in a straight line unless compelled to change its state by the action of an external force। अगर इसका मीनिंग देखें तो जैसे कोई भी अगर बॉडी है वो अगर रेस्ट में है तो आपको बॉडी रेस्ट में ही होगा, अनलेस मतलब अगर किसी तरह का कोई भी बाहरी दबाव अगर उस पर आप फोर्स एक्सर्ट नहीं करते, किसी तरह का फोर्स आप नहीं लगाते, तो वो बॉडी आपको सेम, अगर वो मोशन में है तो बॉडी मोशन में रहेगा, अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी आपको रेस्ट में रहेगा। ये आपको न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है, ये आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब करता है। इसलिए बोला जाता है जो एवरी ऑब्जेक्ट है, जैसे आप अगर मतलब चले जाएं, मतलब आप बोल रहे हैं जहां पर आपको ग्रेविटी नहीं है किसी तरह का, अगर किसी तरह का वहां फोर्स या किसी तरह का आपको वैक्यूम है, मतलब किसी तरह का एयर नहीं है, ग्रेविटी फोर्स नहीं है, तो वहां अगर कोई भी बॉडी अगर आप जैसे बॉल थ्रो करते हैं, तो अगर बॉल अगर थ्रो कर रहे हैं आप किसी तरह का, वहां मतलब कोई भी फ्रिक्शन, कोई भी एयर का रेसिस्टेंस नहीं है, कोई भी ग्रेविटी नहीं है, तो क्या करेगा, बॉल आपको कंटिन्यूस मूव करेगा। बॉल अगर आपको कंटिन्यूस मूव करेगा तो वहां बॉल कभी वो रुकेगा ही नहीं। बॉल इसलिए रुक जाता है क्योंकि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको अप्लाई करते हैं, जैसे फ्रिक्शन हो गया वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स हो गया, ग्रेविटी हो गया वो भी क्या है, एक्सटर्नल फोर्स हो गया। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अगर इनर्शिया है तो इनर्शिया भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया का ही बात होता है। तो इनर्शिया क्या होता है, कोई भी बॉडी का जो आपको टेंडेंसी होता है, मतलब कि आपको एग्जिस्टिंग स्टेट में रहने का, या रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन, अनलेस द चेंज इज चेंज बाय एक्सटर्नल फोर्स। जैसे अगर कोई बॉडी, जैसे आप अगर सिटिंग पोजीशन में, आपका बॉडी क्या मेंटेन करता है, अपना सिटिंग पोजीशन मेंटेन करता है, लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, बॉडी को क्या करेंगे, मूव करेंगे। इनर्शिया वही होता है जो आपको मेंटेन करता है बॉडी का जो आपको एग्जिस्टिंग पोजीशन, उसे हम लोग इनर्शिया कहते हैं।
तो टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ बॉडी मोशन वेरीज विद मास। और एक चीज यहाँ ध्यान रखेंगे, जो भी इनर्शिया होता है मतलब वो आपको मास पर ज्यादा डिपेंड करता है। अगर ज्यादा मास है आपको, वो टोटली जो इनर्शिया क्या होता है वो सोलली लिखा गया, मतलब टोटली आपको डिपेंड करता है इनर्शिया आपको ऑब्जेक्ट के मास। तो जब मोर इनर्शिया दैट एन ऑब्जेक्ट हैज द मोर मास दैट इट हैज, अगर बॉडी के पास ज्यादा मास मतलब अगर जैसे कोई छोटा सा बॉडी है जो आपको 10 केजी का है, उस पर जो इनर्शिया लग रहा है, जो कोई बॉडी 100 केजी का है, अगर उस पर जो इनर्शिया लग रहा है वो दोनों बहुत डिफरेंट होगा। जो 100 केजी का बॉडी होगा उस पर इनर्शिया आपको ज्यादा लगेगा क्योंकि वो उसका मास ज्यादा है। तो इनर्शिया आपको टोटली डिपेंड करता है मास, ये आप लोग ध्यान रखें। लाइट जो ऑब्जेक्ट होता है, जो हल्का ऑब्जेक्ट है, उसका इनर्शिया क्या होगा, लेस होगा। तो ये आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में ही कवर होता है, जो इनर्शिया टॉपिक हो गया, और जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसे कहते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। अगर न्यूटन्स की सेकेंड लॉ की बात करें तो जो सेकेंड लॉ आपको क्या बोलता है कि जो एक्सीलरेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो डिपेंड करता है दो वेरिएबल पे। फर्स्ट वेरिएबल हो गया क्या फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है, और क्या मास है आपको ऑब्जेक्ट, ये आप देख सकते हैं। तो क्या मास है ऑब्जेक्ट का, जैसे फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, द एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टू फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स इन द सेम डायरेक्शन एज द नेट फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है फोर्स के, और इनवर्सली जो प्रोपोर्शनल होता है ये मास के होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप फॉर्मूला A इक्वल टू F/m, F क्या हो गया, फोर्स हो गया, M मास हो गया। तो जो एक्सेलरेशन आपको डिपेंड करता है वो डिपेंड किस पर करता है, फोर्स ऑफ बॉडी, फोर्स वाट नेट फोर्स जो एक्ट करता है बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है उस पर, और जो मास पर डिपेंड करता है। मास पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और आपको जो फोर्स होता है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपको क्या किया, फोर्स पर डिपेंड किया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सेलरेशन आपको किस चीज पर डिपेंड करता है, तो बॉडी के जो फोर्स होता है फोर्स पर डिपेंड करता है, जो फोर्स इस बॉडी पर आपको लग रहा है, और जो मास है वो मास पर डिपेंड करता है। तो देख सकते हैं आप इसी से फोर्स का एक फॉर्मूला निकला, मास इंटू एक्सेलरेशन, देख सकते हैं फोर्स है भी। और ये जो आपको फोर्स का जो यूनिट होता है ये आप लोग याद रखेंगे न्यूटन होता है। जो ग्रेविटी का यूनिट हम लोग देखे न्यूटन होता है, उस तरह फोर्स का, क्योंकि ग्रेविटी जो वेट की एक तरह से क्या है, ग्रेविटी जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है किसी बॉडी पे वो आपको वेट हो गया किसी कारण, उसका भी जो जो आपको यूनिट होता है न्यूटन होता है, उसी तरह आपको फोर्स का भी जो यूनिट होता है वो आपको न्यूटन। ये हम लोगों ने यहाँ देख लिया। अगर न्यूटन की परिभाषा की बात करें, न्यूटन की डिफिनेशन की बात करें, तो अगर न्यूटन का 1 न्यूटन मतलब क्या कितना होता है, डिफिनेशन अगर 1 न्यूटन की बात करें तो 1 न्यूटन होता है इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज द फोर्स व्हिच रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट विद अ मास ऑफ 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। मतलब जैसे कि अगर कोई भी बॉडी पर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, उस बॉडी को आपको एक्सेलरेट करने के लिए जो फोर्स लग रहा है, अगर वो बॉडी का क्या है कि मास भी आपको 1 kg है, और उस बॉडी को आप मूव भी कर रहे हैं आपको 1 मीटर पर सेकंड, उस बॉडी को बोला जाता है कि वो वहां पर 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है। मतलब सिंपली आप समझ सकते हो 1 न्यूटन क्या होगा, मतलब कि न्यूटन हो गया फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मतलब 1 kg का बॉडी का आप जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, कितना फोर्स आप एक्सर्ट कीजिएगा जिससे कि वो बॉडी आपको 1 सेकेंड मतलब 1 मीटर आपको मूव करे पर सेकंड, 1 सेकंड में 1 मीटर मूव करे, और वो kg का मास का वो बॉडी, उस जो वो जो मतलब जो मूवमेंट होता है, वो जो आप पूरा जो मास और एक्सेलरेशन होता है, उसे हम लोग वो जो पूरा मिला के जिसे हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं, उसे हम लोग 1 न्यूटन करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखें। तो ये कोई मतलब इजी है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला को ध्यान रखें तो फॉर्मूला होता है आपको क्या, फॉर्मूला हो गया आपको जो एक्सेलरेशन का, जो आपको न्यूटन का फॉर्मूला, फोर्स का क्या फॉर्मूला, फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हो गया आपको सिंपली 1 kg मास, आप यहाँ से अगर 1 न्यूटन बोला पर आपको डिफिनेशन क्या होगा, तो यहाँ से आप ऑब्वियसली कॉमन सेंस अगर नॉलेज की बात करें, अगर नॉलेज से भी अगर कॉमन सेंस से सोचेंगे तो यहाँ देखेंगे 1 kg ऑफ मास ले सकते हैं, यहाँ 1 kg मास ले लिया, एक्सेलरेशन आपको क्या ले लिए, तो 1 मीटर जो आपको मूव कर रहा है बॉडी पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड आपको बॉडी मूव कर रहा है, तो क्या हो गया आपको फोर्स हो गया, इसको क्या करते हैं 1 न्यूटन बोलते हैं। तो इसी तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। अगर न्यूटन आपको थर्ड लॉ की बात करें, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बहुत मतलब हम लोग जनरली बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं उसको, थर्ड लॉ ऑफ जो मोशन होता है उसको कहते हैं कि
आपको न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है उसको हम लोग जनरली भाषा में कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। तब आप लोग सुने भी होंगे इक्वल एक्शन है जो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्या होता है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आपको बेसिक जो मतलब न्यूटन थर्ड लॉ है। द फोर्स इम्पोज्ड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द अदर, जैसे कोई अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो अगर आप दूसरे ऑब्जेक्ट पर किसी तरह का आपको फोर्स लगा रहा है जिसे हम लोग एक्शन करते हैं, तो क्या होगा कि जो दूसरा बॉडी है सेम बॉडी आपको रिएक्शन नहीं कर रहा है। जो दूसरा बॉडी हम जिस पर फोर्स आपको एक्सर्ट कर रहे हैं, जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो जो दूसरा बॉडी वो क्या करेगा, आपको सेम फोर्स आप पर वापिस वो मतलब इम्पोज करेगा, वापिस लगाएगा। तो जो जो देख सकते हैं फोर्स इम्पोज बाय द सेकंड ऑब्जेक्ट ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। और यही जो आपको इक्वल एंड अपोजिट एक्शन और रिएक्शन होता है, इसे ही हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन करते हैं। और जो आपको द साइज ऑफ द फोर्स, जो फोर्स का ऐसा नहीं कि आप मतलब कि अगर जैसे कि 1 न्यूटन के जो आप फोर्स अप्लाई करें किसी बॉडी पर, ऐसा नहीं कि वो बॉडी आपको रिफ्लेक्ट करेगा 5 न्यूटन फोर्स। जो आपको जो साइज ऑफ द फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो आपको एक्सर्ट करेगा, जो लगाएगा, वही सेम साइज ऑफ द फोर्स आपको सेकंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर लगाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि सेम बॉडी पर वो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है या सेम बॉडी उस फोर्स को अपोज कर रहा है। ऐसा नहीं है। आप जो फोर्स बॉडी पर आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे, जो फोर्स आप लगा रहे हैं, तो वही सेम, अगर सेम बॉडी फोर्स को अपोज नहीं कर रहा, जो दूसरा बॉडी वो आपको सेम फोर्स, जो सेम आपको जो न्यूटन है, जैसे 1 न्यूटन से आप लगा रहे हैं एग्जाम्पल की तरह अगर समझे, तो सेम 1 न्यूटन से आपको वो भी अपोज कर रहा है। तो ये आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। तो आप लोग यहाँ अच्छे से उम्मीद है कि समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग बात करें मोमेंटम को, तो ये देख सकते हैं यहाँ बेसिक मतलब जो डिफरेंस है जो टॉपिक का, वो मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। इससे ज्यादा टॉपिक में जाना नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो अगर कोई भी पीसीएस का एग्जाम होता है या यूपीएससी का, तो वहाँ पर आपको लिखा ही गया है कि जनरल अवेयरनेस, साइंस का जो टॉपिक सिलेबस होता है वहाँ जनरल अवेयरनेस के बारे में बात किया जाता है। तो इसलिए वहाँ ये नहीं कि आपको, वहाँ ये भी लिखा जाता है कि मतलब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में आपको जरूरी नहीं कि किसी सब्जेक्ट में आप पीएचडी करें, मतलब किसी टॉपिक्स में। इसलिए आपको जो बेसिक्स, जो ऊपर का जो मतलब जो बेसिक्स चीज है वो आपने आपको यहाँ बता दिया, और क्वेश्चन भी वहीं से पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं पीआईक्यू डिस्कस करूंगा, वहां देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अगला जो मतलब आपको टॉपिक हुआ मोमेंटम। अगर मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम मींस क्या होता है? मोमेंटम होता है आपको मास इनटू वेलोसिटी का वो प्रोडक्ट होता है, उसे हम लोग मोमेंटम कहते हैं। ये भी क्या होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है? क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ ये डायरेक्शन शो करता है। तो कोई भी अगर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो अगर आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन अगर शो कर रहा है तो वो आपको वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन अगर वो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही शो कर रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है, तो वो आपको फिर स्केलर क्वांटिटी, जैसे स्पीड है, स्पीड मैग्नीट्यूड है, सिर्फ उसमें डायरेक्शन में है, तो वो आपको क्या हो गया? वो आपको स्केलर क्वांटिटी हो गया। लेकिन अगर आपको जो वेलोसिटी है, जो मोमेंटम है, वो क्या हो गया? आपको वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? अगर ये मास है, वेलोसिटी, तो मास का क्या हो गया? मास का किलोग्राम हो गया। और वेलोसिटी की बात करें तो अगर वेलोसिटी का क्या होता है? आपको सेकंड, मीटर पर सेकंड होता है। तो इसलिए हर एक जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका हम लोग आपको यूनिट याद नहीं रखेंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है कि मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, तो आप यहाँ से सिंपली यूज कर सकते हैं अपना वो बेसिक चीज, जैसे वेलोसिटी का क्या ऐसा यूनिट होता है। तो ये सिंपली अगर जो फिजिकल, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो हम लोगों ने बात किया था, वहां पर हम लोग कहा था ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था, अगर उसका आप लोग ऐसा यूनिट याद रखते हैं या उसका यूनिट याद रखते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का आप लोग सिंपली वहां पर उसका क्या यूनिट होगा वो आप लोग सिंपली निकाल सकते हैं। इसलिए आपको हर एक फॉर्मूला का यूनिट याद नहीं रखना, वो 7 बेसिक जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसका आप लोग यूनिट याद रखें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ चेंज इन मोमेंटम की बात करें, चेंज इन मोमेंटम, तो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द इम्पोज्ड फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मोमेंटम जो चेंज हो रहा है आपको, वो कैसे डिफाइन किया जाता है? जो रेट होता है आपको चेंज इन मोमेंटम, वो प्रोपोर्शनल होता है कि जो फोर्स उस पर इम्पोज किया गया। यहाँ देख सकते हैं जो फोर्स आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? पर यूनिट टाइम्स। तो इट ऑलवेज अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है उसी में हम लोग ये चेंज इन मोमेंटम को मतलब आपको देख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम उसी डायरेक्शन में लगता है। तो ये भी आपको क्या है? जो मोमेंटम है ये आपको, जैसे इनर्शिया क्या देखे, वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में मतलब इनर्शिया की बात करते हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंक्लूड कर लेता है इनर्शिया।
लेकिन जो न्यूटन सेकंड लॉ होता है उसमें हम लोग चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं। तो इसलिए जो ये चेंज इन मोमेंटम भी क्या हो गया, ये आपको जो क्या होगा न्यूटन सेकंड लॉ का अलग फॉर्म है, क्योंकि वहां पर हम लोग क्या पढ़े थे कि जो एक्सीलरेशन होता है वो फोर्स इंटू मास, फोर्स इंटू फोर्स अपॉन मास होता है। उसी तरह यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम जो हो गया वो क्या हो गया आपको फोर्स। तो यहाँ देख सकते हैं कि मतलब जो फॉर्मूला है आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया इनिशियल माइनस फाइनल। अगर इनिशियल माइनस फाइनल जो v और u हो गया, अगर v और u को हम कॉमन ले रहे हैं, m को कॉमन लेके v और u को अगर बाहर निकाल देते हैं तो v माइनस u क्या हो गया चेंज इन, आपको जो ये चेंज इन आपको जो वेलोसिटी का जो हो गया, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो गया एक्सीलरेशन हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया फोर्स हो गया। इसलिए बोला जाता है ये अदर फॉर्म है आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ अगर प्रोपोर्शनल हटा रहे हैं तो के कांस्टेंट ले लिए, तो इतना डिटेल में जाना नहीं है, सिंपली याद रख सकते हैं कि मतलब जो आपको चेंज इन मोमेंटम है वो आपको डील करता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी हम इसे बोलते हैं, जो सेकंड फॉर्म है वो इसे हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं न्यूटन का। तो इतना आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें। तो अगला अगर हम देखें तो वर्क, ये भी इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर यहाँ देखते हैं वर्क के बारे में, तो वर्क इसको वर्क बोला जाता है। फोर्स इज सेड टू डू वर्क इफ व्हेन एक्टिंग देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इफ नो डिस्प्लेसमेंट अकर्स आफ्टर अप्लाइंग फोर्स नो वर्क इज डन। तो ये डिफिनेशन में आपको जो बोला जा रहा है यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जैसे आप किसी अगर बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जैसे अगर हम यहाँ किसी बॉडी को ड्रॉ करें, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कोई अगर बॉडी आपको हो गया तो वो बॉडी क्या हो गया, अगर जैसे हम फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी आपको यहाँ मूव करना चाहिए। अगर ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट भी चीज, डिस्प्लेसमेंट भी आपको उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपको उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ ना, व्हेन एक्टिंग देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और जैसे हमको फोर्स यहाँ से एक्सर्ट कर रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट भी आपको क्या हो रहा है, तो कोई बॉडी है मास का, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी अगर आपको सेम डायरेक्शन हुआ तो यहाँ पर ये इसको हम लोग कहेंगे कि वर्क हो रहा है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ये बॉडी मतलब सेम पोजीशन पे, ये पोजीशन आपको नहीं चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वर्क आपको जीरो हो गया है। चाहे आप कितना ही भारी ऑब्जेक्ट है जिसे आप उठा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पा रहे, तो कोई किसी तरह का वर्क आप वहां नहीं किए। इसीलिए बोला जाता है कि वो आपको अगर नो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वहां वर्क किसी तरह का वर्क जीरो हो गया। यहाँ देख सकते हैं वर्क क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये आपको वर्क हो गया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ। तो क्या होता है जो वर्क का जो मतलब, अगर इफ द फोर्स इज नॉट इन डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट फॉर्मिंग थीटा एंगल, अगर जैसे आप अगर बॉडी आपको क्या कर रही है, अगर इधर ने मूव कर रही है, अगर इधर आप फोर्स लगाएं तो इधर मूव कर जा रहा है बॉडी, तो क्या हो गया ये एंगल आपका थीटा हो गया। जैसे हम यहाँ फोर्स लगाया तो बॉडी आपको इधर मूव कर रहा है, तो इससे क्या हो गया cos थीटा हो गया, एफ cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, एच हो गया डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी आपको क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं डायरेक्शन शो कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया आपको मतलब फोर्स तो है आपको वेक्टर था, लेकिन जो वर्क हो गया ये आपको स्केलर क्वांटिटी, ये आपको याद रखना, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। इसका जो ऐसा यूनिट होता है ये इंपॉर्टेंट है, जूल होता है। 1 जूल इज द, इसको 1 जूल का कैसे लोग डिफाइन करेंगे, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं 1 जूल क्या हो गया, 1 न्यूटन का अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी पर, तो क्या कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट आपको 1 मीटर का कर रहा है, उससे हम लोग क्या करते हैं 1 जूल करते हैं। तो ये डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है 1 जूल और 1 न्यूटन क्या होता है, सिंपली अगर आप फॉर्मूला आपको याद है कि वर्क टन बराबर क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आप याद रख सकते हैं। हाँ 1 न्यूटन हुआ तो 1 जूल हो गया, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, सिंपली आपको ये याद रखना है। ये कॉमन सेंस है यहाँ, अगर आप मतलब इसे अगर देखें तो आप इसे समझ सकते हैं। तो ये चीज आप याद रखें, स्केलर क्वांटिटी है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर देखें तो ये पावर की अगर बात करें तो यहाँ पर हम अगर पावर की बात करें, पावर क्या होता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय मशीन, मशीन के द्वारा जो क्या रेट, क्या रेट मींस क्या होगा पर यूनिट टाइम। पावर क्या हो गया आपको वर्क, पावर क्या हो गया वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क कितना यूनिट टाइम में किया जाता है उसे हम लोग पावर करते हैं। इसका भी आपको जो यूनिट वर्क का क्या होता है जूल होता है, इसका सेकंड हो गया था, क्या होगा जूल पर सेकंड ऐसा यूनिट हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसका जो कॉमन नेम होता है उसको हम लोग वाट करते हैं। तो अनदर यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। हॉर्स पावर आप लोग जानते हैं, ये कितना बार यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ दिया कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू हाउ मच वाट। कम से कम ये डाटा आपको याद रखना, 1 हॉर्स इक्वल टू 746 वाट, ये आपको ध्यान रखना।
अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में आप देख सकते हैं एनर्जी क्या है। कोई भी अगर वर्क आप वर्क कर रहे हैं तो वर्क का कितना आपका कैपेसिटी है उस वर्क को करने के लिए, तो उसे हम लोग एनर्जी कहते हैं, कैपेसिटी को डिफाइन करता है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, साउंड एनर्जी हो गया और बहुत सारी एनर्जी है। ये क्या स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि मतलब कौन कौन स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या करेंगे, आप लोग लिस्ट बना लेंगे, मतलब जो अगर जो टॉपिक मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ तो वो आप लोग लिस्ट बना लेंगे कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा वेक्टर है, जिससे आपको ये याद रहेगा। अगर लिस्ट को अगर आप एक बार देख कर एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपको ये याद रहेगा कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी। अब बाकी आपको फॉर्मूला से पता चल जाता है, तो जहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट है, जहां पर आपको डायरेक्शन की बात करें तो वो आपको वेक्टर हो जाएगा, और जहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो आपको क्या हो जाएगा, वो आपको स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो अगर एनर्जी की बात करें तो फर्स्ट अगर मैकेनिकल एनर्जी को देखते तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, ये आपको मैकेनिकल एनर्जी जो होता है ये सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है, इससे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी का। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, कोई भी बॉडी जो मूवमेंट है, अगर बॉडी कोई मूव कर रहा है तो उसकी क्या एनर्जी है, उससे हम लोग जैसे देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट इज पोजेस ड्यू टू इट्स मोशन। अगर कोई बॉडी आपको मूव कर रहा है तो वो मूवमेंट के दौरान जो क्या बॉडी एनर्जी आपको अपने अंदर रखता है, क्या एनर्जी है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आपको ये काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ डी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ डी स्क्वायर। ये आप लोग ध्यान, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पर करता है, मास पर डिपेंड करता है, आपको वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जो पोजीशन, कोई भी बॉडी का एक पोजीशन है, अगर वहां पर कोई बॉडी रखा गया है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब जो ड्यू टू इट्स पोजीशन, पोजीशन ये क्या है, बॉडी जैसे कोई अगर बॉडी सिंपली रखा हुआ बॉडी है तो उसको क्या एक पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी में रहता है। अगर उस बॉडी को हम शिफ्ट कर रहे हैं पोजीशन से आपको दूसरे पोजीशन पे, तो जो डन वर्क जो डन होता है वो आपको क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाता है। पोटेंशियल सिंपली आप इसे याद रख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को मतलब जिसकी पोजीशन, बॉडी के पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर सकते हैं, जैसे कोई बॉडी अगर रखा हुआ तो उसमें मास भी लग रहा है, मास है ऑब्जेक्ट बॉडी का, ग्रेविटेशनल भी है, आपको ग्रेविटी भी लग रहा है, उसका हाइट है, कितने हाइट पर रखा है। जैसे कोई बॉडी अगर यहाँ पर हाइट पर रखा गया, जैसे ये बॉडी है उसको हाइट पर रखा गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये क्या लग रहा है, नीचे आपको ग्रेविटी भी लग रहा है, ऊपर तो बॉडी मास है, और इस पर क्या लग रहा है आपको, ये हाइट पर जो बॉडी रखा है, ये तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी आपका निकलेगा। यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी, एक इलास्टिक हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आगे बढ़े हम लोग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको, ट्रांसफॉर्मिंग द ऑफ एनर्जी बाय एपरेटस। कौन सा आपको जो एपरेटस है, कौन सा जो अप्लायंसेज है, आपको कौन सा मतलब जो टूल्स है, उसका क्या मतलब रोल होता है आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो जो डायनोमो देख लीजिए, यहाँ से बीपीएससी ने कितना पूछा डायनोमो का क्या रोल होता है। तो डायनोमो क्या करता है, आपको जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो मोटर क्या करता है, आप यहाँ मोटर आप मतलब कॉमन सेंस लगा सकते हैं। मोटर क्या करता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दिए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि मोटर का काम ही होता है, जैसे आप घर में मोटर यूज करते हैं सिंटेक्स को फिल करने के, सिंटेक्स को भरने के लिए, तो आप क्या करते हैं, पहले उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्विच देते हैं, तो वो क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट होता है ना। तो वो जो पंखी नसता है, वो जो मोटर का जो आपको नसता है मोटर, उसी से क्या होता है, जो टरबाइन घूमता है उसी से क्या होता है, वो पानी आपको ऊपर पहुंचता है, इसलिए इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन जो जैसे हम अभी माइक यूज कर रहे हैं या आप लोग सिंपली ब्लूटूथ यूज करते हैं, वो एक माइक्रोफोन का एक फॉर्म है। तो आपको क्या करता है, वो साउंड एनर्जी जो आप बोलते हैं उसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये आप लोग समझ सकते हैं। इससे जो लाउड स्पीकर हो गया, फिर लाउड स्पीकर की बात, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपको क्या करता है, साउंड एनर्जी में, ये आप दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे, क्योंकि आप अगर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन लाउड स्पीकर क्या इलेक्ट्रिकल, क्योंकि लाउड स्पीकर मतलब क्या हो गया कि आप सिंपली लाउड स्पीकर मतलब अगर जैसे लाउड स्पीकर कुछ लगा हुआ आपको, लाउड स्पीकर जैसे लाउड स्पीकर होता है ना, अगर लगा हुआ तो ये क्या करता है, अगर जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी गया तो जो साउंड आप जो अपने माइक में बोला, माइक्रोफोन का काम किया, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो गया
वो क्या किया, यहाँ साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपको क्या होगा, ये आपको चारों बगल सुनाई दिया, जैसे जो अनाउंसमेंट हुआ या किसी तरह का मतलब डीजे या किसी तरह का लाउड स्पीकर यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर सोलर सेल की बात करें तो सोलर सेल सिंपली सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ट्यूबलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो वो आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक सेल की बात करें तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैंडल की बात करें तो ये केमिकल एनर्जी को लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सितार की बात करें तो ये मैकेनिकल एनर्जी, जो वहाँ पर क्या स्ट्रिंग को हम लोग क्या करते हैं, सितार में स्ट्रिंग लगा होता है ना, वो स्ट्रिंग को जब हम लोग मतलब स्ट्रिंग बजाते हैं तो उससे क्या होता है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये आपको सिंपल चीज है, ये अगर एक से दो बार अगर आप इसे ध्यान से देख ले तो ऑटोमेटिकली आप इसे याद रख सकते हैं। तो ये कोई ज्यादा मतलब रॉकेट साइंस है नहीं, तो आप याद कर सकते हैं। और फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये सिंपल चीज है ड्यूरिंग डे टू डे लाइफ है, क्योंकि जो जनरल अवेयरनेस होता है वो डे टू डे लाइफ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर डे टू डे लाइफ में आप माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में आप सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं, आप मोटर यूज कर रहे हैं घर में, आप वाशिंग मशीन यूज से वॉशिंग मशीन से कितने आप क्वेश्चन पूछे गए कि किस प्रिंसिपल पर काम करता है, जो सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया उस पर काम करता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसलिए डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट है उसको आप लोग अगर ऑब्जर्व करें तो ऑटोमेटिकली वो इंटरेस्ट आएगा कि ये किस मैकेनिक्स पर काम करता है। जैसे फोटोसिंथेसिस की बात करें तो क्या करता है, जो फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स करता है, ग्रीन प्लांट सोलर एनर्जी को क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये यही चीज आपको जो मतलब इसमें जो सोलर सेल होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये टॉपिक आपको था जो मतलब जो सिंपल जो मैकेनिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक था, आप वहाँ पर एनर्जी वर्क ये सब डिस्कस कर लिया। अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर लेते हैं कि आप देखें प्रीवियस कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे गए स्पेशली बीपीएससी के लिए। और बहुत सारे एग्जाम्स के भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको इंक्लूड किया है, लेकिन आप बीपीएससी का क्वेश्चन देखें। पहले कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं अदर एग्जाम्स के भी, जैसे कि सिंपल मशीन्स हेल्प्स अ पर्सन, ये तो आप कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि मतलब वर्क क्या होता है, लेसर एनर्जी लेसर फोर्स के साथ हम किसी वर्क को कर सकते हैं। जैसे सेंसिटिव बैलेंस हो गया, आप इसे मतलब वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन सेंसिटिव बैलेंस, इट इनहेल्स डीपली, बहुत कस के वो सांस ले लेता है, तो बैलेंस का रीडिंग क्या होगा, बैलेंस का रीडिंग आपको इंक्रीज कर जाएगा। जो सांस ले रहा है तो ऑटोमेटिक बॉडी का वेट बढ़ जाएगा आपको। जैसे बीपीएससी का ये स्पेशली अगर बीपीएससी का क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो वेक्टर क्वांटिटी कौन सा नहीं है, मैंने बोला ना, तो आप लिस्ट अगर बना लेंगे तो ये इजीली आप ये सब ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी कौन नहीं है, वेलोसिटी आपको क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी है, जो भी वेक्टर है। लेकिन ये जो वॉल्यूम है आपको, ये आपको वेक्टर नहीं, नॉट अ वेक्टर, ये आप देख सकते हैं। तो अगर यहाँ जैसे वेक्टर ये भी पूछा गया, वेक्टर में स्केलर क्वांटिटी कौन है, ये भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी कौन है, जैसे आईएएस वाला प्री में पूछा गया, बहुत पहले जो आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम होता था 90 से उसमें ये सब टाइप क्वेश्चन, लेकिन स्टेट टीचर्स में अभी भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप 69 बीपीएससी की बात करें तो इसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन थे, लेकिन अदर मतलब जो साइंस टेक के टॉपिक, साइंस टेक का टॉपिक है वहां से भी क्वेश्चन आया था, तो वो हम लोग भी डिस्कस करेंगे। जैसे आपको वहां पर रोबोटिक्स हो गया, कुछ कुछ रोबोटिक्स के टॉपिक, कुछ कुछ आपको स्पेस साइंस के टॉपिक्स हो गए, कुछ कुछ आपको जो आपको बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हो गए, वो हम लोग भी डिस्कस करेंगे। जैसे वैक्सीन हो गया, वो किस तरह बनाया जाता है, क्या टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बेसिक्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्वियसली, मतलब जहाँ से फिक्स एक क्वेश्चन आएगा वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ बीपीएससी में देख सकते हैं कि मोमेंटम और वेलोसिटी का जो रेशियो होता है, डिवाइड रेशियो मोमेंटम से हम लोग क्या करते हैं, आप अगर मोमेंटम वेलोसिटी का अगर आप रेशियो की बात करें, मास इनटू वेलोसिटी, तो ये क्या होगा, ये आपको मास क्या कर, मोमेंटम और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, आपको मोमेंटम मास हो जाएगा। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। ये अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन को बन जाएगा इजीली। जैसे यहाँ देख रहे हैं फोर्स क्या होता है, प्रोडक्ट मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम आगे क्वेश्चंस देखें अगर इससे टॉपिक में, तो ये सब टॉपिक है। एनर्जी ऑफ विंड क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि वो मूव करता है आपको, जो विंड का जो टरबाइन होता है उससे एनर्जी। जैसे विंड पावर में क्या होता है कि जो कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किया जाता है, वो जो आपको जो फैन जो मूव करता है। तो ये सब आपको क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं।
इसी तरह मैं प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ मतलब बीपीएससी प्रीलिम्स का देख रहा हूँ, बाकी तो क्वेश्चन रिपीटेड ही है आपको। जैसे यहाँ देख सकते हैं आपको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये कौन सा मतलब लॉ है, न्यूटन्स लॉ। या लो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे देखिए रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू बॉडीज ऑफ मास इतना है। मास अगर आपको दे दिया गया 4 है और 9 है, दो बॉडी का M1 और M2 की अगर बात करें तो ये मतलब रेशियो की अगर बात करें तो रेशियो आपको दे दिया गया। तो अगर आपको यहाँ पर तो वेलोसिटी का मतलब पूछ रहा है क्या रेशियो होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपको मास दे दिया गया है, रेशियो काइनेटिक टू बॉडी ऑफ द सेम मास, मतलब मास नहीं दिया गया, ये मास आपको सेम बॉडी जो M1 बराबर M2 काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है जो 4:9 काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। तो अगर रेशियो की बात करें तो यहाँ 4 अपॉन क्या हो गया, 9 हो गया ना, यहाँ हाफ MVA स्क्वायर होता है ना, ये फॉर्मूला ही गलत हो गया, हाफ MVA। इसी फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को, तो हाफ निकला हुआ है, निकाल सकते हैं क्या मतलब इसका। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर बीपीएससी का और क्वेश्चन देखें इसमें तो मुझे लग रहा है तो आप क्वेश्चंस है नहीं बीपीएससी का। अगर यहाँ हम क्वेश्चंस की बात करें बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो यही सब बीपीएससी। जैसे यहाँ देख लें वॉशिंग मशीन की बात की, इस बार भी क्वेश्चन आपको मतलब पूछा गया था बीपीएससी में, वॉशिंग मशीन कौन सा प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ये आप क्वेश्चन की जैसे मुझे आप याद रखें, बहुत बड़ी फीचर है ये, मतलब आपको बीपीएससी आई थिंक ये 2020 या 21 में ही पूछा गया, मतलब देख सकते हैं बीपीएससी का जो फ्रंट जो पेपर है उसमें भी आप जैसे सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है, सेंट्रीफ्यूगल पर काम करता है, इस तरह का है। तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लिए। अब जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो आपको मोशंस अंडर ग्रेविटी होगा। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर केप्लर्स लॉ और क्या क्या सैटेलाइट के बारे में और इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग इतना ही कवर करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। That's all for today. Thank you very much.